नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इस्सार खान। वक्त आगे का एजेंडा का मतलब वो तमाम बड़ी खबरें जो दिन भर सुर्खियों में रहने वाली हैं। और वो कौन कौन सी खबरें हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपको दिखा देते हैं। किस तरीके से शहर शहर टूटा है आग का कहर। 3 शहरों में आग से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। सवाल ये कि हम हादसों से सबक क्यों नहीं सीखते, ये बड़ी खबर आपको दिखाऊंगी। कथित शराब घोटाले में ईडी का एक्शन जारी है। संजय सिंह से पूछताछ के लिए ईडी के सवालों की लिस्ट तैयार है और साथ ही संजय सिंह के करीबियों को भी पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। पूरी रिपोर्ट आगे। महाराष्ट्र में चाचा भतीजे की लड़ाई में आज का दिन अहम रहने वाला है। चुनाव चिन्ह जो घड़ी है उसको लेकर चुनाव आयोग दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगा आज। और आगे का एजेंडा में चुनाव की हलचल भी होगी। सुगबुगाहट तेज है कि जल्दी ही चुनाव की तारीख का ऐलान होने वाला है। आज चुनाव आयोग की अहम बैठक भी होने वाली है। इसको लेकर भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले का। और पहले बड़ी खबर मुंबई से। मुंबई के गोरेगांव में आग का तांडव देखने के लिए मिला है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब तक मुंबई में ये जो आग लगी है इसमें 7 लोगों की मौत हो गई। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से ये 7 मंजिला इमारत बताई जा रही है और इसमें एक के बाद एक जो मंजिलें हैं वो आग की लपटों में घिरती चली गईं। अब तक 7 लोगों की मौत की खबर है, 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये लपटों का कहर 7 मंजिला बिल्डिंग आग की चपेट में। दूर दूर से इस बिल्डिंग और आग की लपटें जो इस बिल्डिंग में उठ रही थी वो नजर आ रही थी। तो ये तो मुंबई की तस्वीरें हैं जो आपने देखी। मुंबई के अलावा पंजाब के अमृतसर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी लपटों का कहर देखने के लिए मिला है। मुंबई के गोरेगांव में जहां आप देख रहे हैं 7 मंजिला बिल्डिंग, भीषण आग लगी हुई, 7 लोगों की जहां मौत हो चुकी है, 40 घायल हैं। वहीं पंजाब के अमृतसर की तस्वीर देख लीजिए जरा। मजीठा रोड पर दवा फैक्ट्री है और इसी दवा फैक्ट्री में आग लग गई। इस हादसे में 4 लोगों की झुलसने की वजह से मौत हो गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। यहाँ मजीठा में, अमृतसर के मजीठा रोड पर जो दवा फैक्ट्री है उसी में जो आग लगी है। देख सकते हैं आप, दमकल की गाड़ी मौके पर मौजूद, आग बुझाने के प्रयास जारी। उत्तर प्रदेश के कानपुर की तस्वीर भी जरा देखिए। यहाँ कपड़ा फैक्ट्री और कपड़ा फैक्ट्री को लपटों ने अपनी चपेट में ले लिया। तो ये शहर शहर आग का तांडव। मुंबई, अमृतसर, कानपुर, 3 तस्वीरें आपके सामने। और मैं अब आपको सीधे लेकर चलूंगी मुंबई। हमारी सहयोगी लता शर्मा इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं लता शर्मा से, 7 मंजिला इमारत जो आग की लपटों में घिरी, जहां 7 लोगों की मौत हो गई, रिहायशी बिल्डिंग थी ये लता? जी, रिहायशी बिल्डिंग थी, एसआरए इमारत थी और बीती रात को 3 बजे के करीब भीषण आग लगी थी। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। कूलिंग प्रक्रिया भी जो है पूर्ण हो चुकी है। लेकिन दुखद खबर सामने ये आई कि 51 लोगों को जहां पे सुरक्षित बचाया गया उसमें से 7 लोगों की मृत्यु हो गई है। अन्य और जो 5 लोग हैं वो अभी भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और 35 जो लोग हैं वो अभी भी इंजर्ड हैं। लेकिन रोमाना, यहाँ पे सबसे 2 बड़ी बातें सामने ये आ रही है कि लोगों का ऐसा कहना है, लोगों का आरोप है कि आग जो है 2 सवा 2 के करीब लगी, लेकिन अग्निशमन दल जो है वो 3 बजे के करीब आई। इसी कारण से जो लोग हैं वो काफी ज्यादातर लोग खुद का बचाव किया, खुद ही उन्होंने वो सीढ़ियों के जरिए खुद ही बाहर आए। लेकिन दूसरी बात भी सामने ये आ रही कि इस इमारत में फायर सिस्टम नहीं था। इस इमारत में जो बीएमसी का आने वाला जो पानी है वो भी नहीं था, ऐसा आरोप लोग कर रहे हैं। क्योंकि अगर फायर सिस्टम होता तो जो आग तीव्रता जो बढ़ गई, पहले ग्राउंड फ्लोर पे लगी, पार्किंग पे लगी, फिर ग्राउंड फ्लोर पे, उसके बाद जो फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर जाके लगी, लेकिन 7वीं मंजिल तक धुआं फैल गया। अगर फायर सिस्टम होता तो ये जो आग थी उसकी तीव्रता इतनी नहीं बढ़ती और जो लोग झुलसे हैं इस आग में उनकी जो संख्या होती इतनी नहीं होती। इसी कारण से अभी 35 लोग जो है फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर ये छोटी छोटी लापरवाहियां जो सामने रह जाती है ना, या फिर जिनको जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है छोटी छोटी अपनी सहूलियत के लिए, उस वक्त में जब एहसास नहीं होता कि अगर कोई हादसा होगा तो कैसे यही छोटी छोटी लापरवाहियां जिंदगी के लिए जानलेवा साबित होगी। उसी का ये खमियाजा है जो मुंबई में 7 मंजिला इमारत में जो आग लगी वहां के लोगों ने भुगता है। आगे बढ़ेंगे। शराब घोटाले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, और संजय सिंह के बाद अब उनके करीबी भी ईडी की रडार पर आ गए हैं। बड़ी खबर यह है कि ईडी संजय सिंह के 2 करीबियों को समन भेज चुकी है। ईडी ने संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा को और विवेक त्यागी को अब समन भेजा है।
कल ही संजय सिंह को 5 दिन की ईडी रिमांड में भेज दिया गया अदालत की तरफ से। ईडी के पास सवालों की फहरिस्त तैयार है जो ईडी संजय सिंह के सामने रखकर उनसे जवाब लेना चाहेगी। और इस सब के बीच शराब घोटाले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह 5 दिन की ईडी की रिमांड पर, मतलब 10 अक्टूबर तक संजय सिंह ईडी की रिमांड में है। और बड़ी खबर यह भी कि आज ईडी संजय सिंह से पूछताछ जब करेगी तो सूत्र बता रहे हैं शराब घोटाले में आरोपी और सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा जो है, जिसके बयान के आधार को ही बताया जा रहा है गिरफ्तारी की वजह बनाया संजय सिंह की, सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। ईडी सीडीआर और दूसरे आरोपियों के बयानों के आधार पर भी संजय सिंह से सवाल कर सकती है। संजय सिंह से पूछे जाने वाले सवालों की ईडी के पास एक लंबी लिस्ट मौजूद है। तो आइए आगे बढ़ती हूं और पहले आपको बता देती हूं कि वो कौन कौन से सवाल हैं जिनका सामना संजय सिंह को आज करना पड़ सकता है। ये संभावित सवाल हैं। आप दिनेश अरोड़ा को कैसे जानते हैं? दिनेश अरोड़ा वही जो पहले आरोपी था और बाद में सरकारी गवाह बन गया। दूसरा सवाल, दिनेश अरोड़ा से पहली मुलाकात कब और कहां हुई थी? इतना ही नहीं, आगे जो सवालों में लिस्ट में अगला नंबर है वो आपके सरकारी आवास पर दिनेश अमित अरोड़ा से मीटिंग हुई क्या? अगर मीटिंग हुई तो कब और क्यों मीटिंग हुई? दिनेश अरोड़ा के साथ मीटिंग में कौन कौन शामिल था? सर्वेश मिश्रा कौन है? आपके साथ कब से जुड़ा हुआ है? और ये सर्वेश मिश्रा को ईडी अलग से समन भेज चुकी है। क्या आपने दिनेश अरोड़ा को मनीष सिसोदिया से मिलवाया था? यही दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में बताया था। क्या आपने रेस्टोरेंट मालिक से पैसा इकट्ठा करने के लिए दिनेश अरोड़ा को कहा था? क्या आपके कहने पर 82 लाख रुपए का चेक दिया गया था? ये वो तमाम बातें हैं जो दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में कही हैं। अमित अरोड़ा की पीतमपुरा की शराब की दुकान को ओखला ट्रांसफर कराने में आपकी क्या भूमिका रही? क्योंकि ये फेवर बताया गया है दिनेश अरोड़ा की तरफ से कि संजय सिंह के कहने की वजह से मिला। क्या दिनेश अरोड़ा ने आप तक 2 करोड़ रुपए पहुंचाए थे? ये बात भी दिनेश अरोड़ा ने कही है। क्या आपने सर्वेश मिश्रा को दिनेश अरोड़ा से 1 करोड़ रुपए लेने के लिए कहा था? करीबी सर्वेश मिश्रा संजय सिंह का। अब सर्वेश मिश्रा को भी ईडी ने समन किया अलग से। क्या पैसा आपके घर पर दिया गया था? पैसे लेते वक्त आप कहां थे? क्या सर्वेश मिश्रा के दिनेश अरोड़ा से पैसे लेने की जानकारी आपको थी? तो ये वो तमाम सवाल हैं। अगला सवाल, एक्साइज पॉलिसी की ड्राफ्टिंग में आपकी क्या भूमिका थी? अब देखिए, दिल्ली सरकार से सीधे तौर पर तो संजय सिंह जुड़े हुए नहीं है और ऐसे में ये सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक्साइज पॉलिसी की ड्राफ्टिंग में संजय सिंह की भूमिका। क्या आपने दिनेश अमित अरोड़ा की केजरीवाल से मुलाकात करवाई? क्योंकि दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में जो 2022 में दिनेश अरोड़ा ने दिया था उसमें कहा था कि साहब अरविंद केजरीवाल के घर पर मुलाकात संजय सिंह के साथ मैंने की थी। हम सीधे अब आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं मनोज वर्मा से कि ये वो तमाम सवाल जो हम अभी दर्शकों के सामने रख रहे थे, संभावित सवाल जिनका जवाब ईडी संजय सिंह से लेना चाहेगी, ऐसे में अभी तक इन तमाम सवालों को लेकर संजय सिंह का रुख क्या रहा है और आगे इस मामले में संजय सिंह को घेरने के लिए ईडी के पास दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा और क्या है मनोज? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा अगर मैं बात करूं तो आज सर्वेश सिंह और इसके अलावा विवेक त्यागी को भी सम्मन करके पूछताछ के लिए यहां पर बुलाया है। पहले सर्वेश से पूछताछ की जाएगी, इसके बाद विवेक त्यागी से पूछताछ की जाएगी और फिर संजय सिंह को और सर्वेश को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी और संजय सिंह और विवेक को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। यानी कि आज जो सवाल जवाब का ये दौर है वो एक काफ़ी लंबा चलने वाला है। जो दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान दिए हैं उन बयानों को तो वेरीफाई किया ही जाएगा, उन बयानों के जवाब तो संजय सिंह से लेने की कोशिश की ही जाएगी। इसके अलावा क्योंकि सर्वेश का नाम भी जो है रिमांड कॉपी में लिखा हुआ था और आरोप ये था कि संजय सिंह के कहने पर ही सर्वेश दिनेश अरोड़ा के पास गए थे और वहां से 2 करोड़ रुपए लिए थे। तो ये तमाम सवालों की जो फहरिस्त है वो संजय सिंह से आज पूछे जाने हैं। तो आज जो सवाल जवाब का दौर है वो एक लंबा सवाल जवाब का दौर हो सकता है। पहले इंडिविजुअली पूछताछ की जाएगी। मनोज वर्मा, सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी, तो सर्वेश मिश्रा तो बताया जा रहा है कि उन भूमिका जो सामने निकल कर आ रही है, करीबी संजय सिंह के पैसे लिए उन्होंने, मतलब पैसा हैंडओवर उनको किया गया। ये विवेक त्यागी की क्या भूमिका बताई जा रही है?
जी देखिए, विवेक त्यागी के बारे में साफ तौर पर अभी तक नहीं बताया गया है, लेकिन विवेक त्यागी के बारे में बताया जाता है कि विवेक त्यागी संजय सिंह के करीबी हैं और लगातार ये जो घोटाला हुआ था और ये जो ट्रांजैक्शन हो रही थी इसके बारे में उनको जानकारी थी, क्योंकि जब संजय सिंह के मोबाइल की जांच की गई, उनकी CDR निकाली गई, तब उस दौरान ये वहाँ पर मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं ईडी को यही लगता है कि इन तमाम बातों के बारे में, यानी कि जो दिनेश अरोड़ा ने बताई हैं और जो पूछताछ में सामने आया है, उसमें विवेक त्यागी की भी भूमिका हो सकती है। यही वजह है कि जो सर्वेश मिश्रा हैं उनको तो पूछताछ के लिए बुलाया है, साथ ही साथ विवेक को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन जैसा कि मैं बता रहा हूं कि जब संजय सिंह से पूछताछ की गई थी तब उन्होंने सवालों के सही से जवाब नहीं दिए थे, इसलिए उनको रिमांड पर लिया गया। तो आज का जो सवाल जवाब का दौर है वो काफी लंबा चलने वाला है और काफी देर तक आज पूछताछ का दौर चल सकता है। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी मनोज आपके पास। इस बीच जरा बताते हैं कि वो जो ईडी की रिमांड कॉपी है, उस रिमांड कॉपी में क्या है। 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया है संजय सिंह को। 10 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर है संजय सिंह और ऐसे में 2017 से दिनेश अरोड़ा के संपर्क में संजय सिंह, ये ईडी की रिमांड कॉपी में है। CDR से संजय सिंह और दिनेश अरोड़ा के संबंधों की पुष्टि की बात ईडी की रिमांड कॉपी में है। संजय सिंह के करीबी भी दिनेश अरोड़ा के संपर्क में थे, ये ईडी की रिमांड कॉपी में है। संजय सिंह तक 2 करोड़ रुपए पहुंचे, ये ईडी की रिमांड कॉपी में दर्ज है। संजय सिंह के स्टाफ सर्वेश मिश्रा को 1 करोड़ रुपए दिए गए, ये बात भी ईडी की रिमांड कॉपी में है। और ऐसे में अब सर्वेश मिश्रा को बुलाया गया है, समन किया है ईडी ने इस पूरे मामले में। अब जरा दिल्ली शराब घोटाला, इसकी पूरी टाइमलाइन में आपको बता देती हूं कि कब क्या हुआ। दरअसल 17 नवंबर 2021 की तारीख थी जब नई शराब नीति दिल्ली में लागू की गई दिल्ली सरकार की तरफ से। फिर 22 जुलाई 2022 को CBI जांच की इसकी सिफारिश LG की तरफ से कर दी गई। 30 जुलाई 2022 दिल्ली सरकार ने ये जो नई शराब नीति थी जिसको लेकर इतना सवाल पूछे जा रहे थे, उसको वापस ले लिया। 17 अगस्त 2022 CBI ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया, जांच शुरू कर दी। 19 अगस्त 2022 सिसोदिया के घर पर CBI की रेड होती है। इसके बाद 23 अगस्त 2022 ईडी जो है वो इस मामले में एंटर कर जाती है और ईडी ने केस रजिस्टर किया इस मामले में। 30 अगस्त 2022 सिसोदिया के बैंक लॉकर्स की बाकायदा तलाशी ली जाती है। फिर 5 सितंबर 2022 को ईडी की तरफ से छापेमारी की जाती है। 17 अक्टूबर 2022 को CBI की सिसोदिया से 9 घंटे तक पूछताछ चलती है। 25 नवंबर 2022 CBI पहली चार्जशीट में सिसोदिया का नाम दर्ज नहीं करती है, लेकिन 19 फरवरी 2023 CBI सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाती है। मनीष सिसोदिया पहुंचते नहीं है। फिर 26 फरवरी को CBI मनीष सिसोदिया को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लेती है। तो मनीष सिसोदिया अभी तक बेल नहीं मिली है, 26 फरवरी से गिरफ्तार है। 9 मार्च को इस मामले में ईडी ने मनीष सिसोदिया को फिर गिरफ्तार किया। तो कुल मिलाकर यहां पर अब नया एक्शन ईडी का संजय सिंह पर, और संजय सिंह इस वक्त ईडी की 5 दिन की रिमांड पर। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोज वर्मा इस वक्त मौजूद हैं। मनोज, तो आज के दिन आमने सामने बिठाकर संजय सिंह के साथ पूछताछ का सिलसिला भी होगा कि संजय सिंह और सामने एक वक्त में दिनेश अरोड़ा हो सकते हैं, संजय सिंह और सामने एक वक्त में सर्वेश मिश्रा। क्या सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी को भी आज ही समन किया गया है मनोज? जी बिल्कुल, देखिए सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी दोनों को आज सुबह 11 बजे के लिए ईडी की तरफ से समन किया गया है। जहां तक जो हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं, दिनेश अरोड़ा आज नहीं होंगे, क्योंकि दिनेश अरोड़ा ने जो अभी तक के बयान दिए हैं, यानी कि जो वो सरकारी गवाह बन गए, उनके बयानों के आधार पर ही आज जो है संजय सिंह से पूछताछ की जाएगी। लेकिन क्योंकि सर्वेश मिश्रा को और विवेक त्यागी को भी यहाँ पर बुलाया गया है और ईडी की रिमांड की कॉपी के अंदर सर्वेश मिश्रा का नाम साफ तौर पर था और 1 करोड़ रुपए की बात उसमें साफ तौर पर कही गई थी कि संजय सिंह के कहने पर ही दिनेश अरोड़ा ने 1 करोड़ रुपए सर्वेश मिश्रा को दिलवाए थे। तो तमाम सवालों की एक फहरिस्त जो है वो सर्वेश मिश्रा के लिए अलग से तैयार की गई है, विवेक त्यागी के लिए अलग से तैयार की गई है और संजय सिंह के लिए अलग से तैयार की गई है। पहले इनसे इंडिविजुअली पूछताछ की जाएगी, यानी कि अलग अलग पूछताछ की जाएगी और उसके बाद सर्वेश मिश्रा को और संजय सिंह को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी और फिर विवेक त्यागी को और संजय सिंह को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। तो आज का जो सवाल जवाब का सिलसिला है काफी देर तक चलने वाला है। हाँ, दिनेश अरोड़ा को कब बुलाया जाएगा ये देखना होगा, लेकिन अभी तक जो दिनेश अरोड़ा ने बयान दिए उनके बयान उसी मनी ट्रेल तक पहुंचने पर ईडी का रहने वाला है, जिसको लेकर बार बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कटघरे में बीजेपी को खड़ा किया जाता है, केंद्रीय एजेंसी की जांच को खड़ा किया जाता है कि साहब घोटाले की बात करते हैं लेकिन 1 रुपया भी भ्रष्टाचार वाला अभी तक कोई बरामद नहीं कर पाया है। हम आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। राज्य में चुनावी बिगुल जल्द बजने वाला है। आज केंद्रीय चुनाव आयोग की बड़ी बैठक है। चुनावी राज्यों से जुड़े ऑब्जर्वर्स की अहम बैठक बुलाई गई है। इस मीटिंग को चुनाव आयोग की अंतिम तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। चुनाव
आने वाले दिनों में 5 राज्यों में जो होने हैं वो कैसे संपन्न करवाए जाएंगे, इससे जुड़े तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी आज। और सुबह करीब 11 बजे से ये बैठक शुरू हो सकती है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, ऑब्जर्वर्स की इस बैठक के बाद ही माना जाए कि तारीखों के ऐलान को लेकर कोई जानकारी सामने आ पाएगी चुनाव आयोग की ओर से? जी, निश्चित तौर पर माना यही माना जा सकता है, क्योंकि देखिए आज की बैठक क्यों अहम है। आज की बैठक इस वजह से अहम है क्योंकि जो 5 चुनावी राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं नवंबर और दिसंबर महीने में, उनसे जुड़े हुए जो तमाम अधिकारी हैं, वो लोग जिनके ऊपर जो चुनाव को अच्छे से संपन्न करवाने की जिम्मेदारी होती है, उन तमाम लोगों को केंद्रीय चुनाव आयोग ने बुलाया है, इस बैठक में जो है हिस्सा लेने को कहा है। और इसी वजह से वो जो है तमाम लोग आज की बैठक में शामिल होंगे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि जब जैसे केंद्रीय चुनाव आयोग चुनावों की तारीखों का ऐलान करता है, उसके बाद में चुनावों को कैसे जब अधिसूचना लागू होती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, तो किस तरीके से जो है निगरानी रखनी है, किस तरीके से जो पैसों की आवाजाही होती है उस पर निगरानी रखनी है, किस तरीके से जो है किसी तरीके से हिंसा ना हो, या चुनाव को किस तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न करवाना है, उसको जो है उस पर रणनीति पर चर्चा होगी। और ये इस वजह से भी बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य भी इसमें शामिल है जिसमें एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि आदिवासी या नक्सल से जुड़ा हुआ है। और ऐसे में जब छत्तीसगढ़ के अधिकारी यहाँ पर मौजूद होंगे तो उनसे उस चीज को लेकर भी चर्चा की जाएगी और इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद ही चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा और कितने चरण में किस राज्य में चुनाव होगा वो तय किया जाएगा। अमूमन क्या परंपरा रही है ऑब्जर्वर्स की इस बैठक के कितने दिन के बाद, कितने समय के बाद चुनाव आयोग की तरफ से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें तारीखों का ऐलान किया जाता है? अमूमन जो है 2 से 4 दिन का वक्त लग जाता है। तो ऐसे में अगर हम ये मान के चलें कि आज दिन भर ये बैठक चलनी है, 3 से 4 घंटे बैठक चलनी है, तो उसके बाद में जो है ये तमाम ऑब्जर्वर्स जो यहाँ पर आएंगे, दिल्ली आएंगे, वो अपने अपने गृह राज्यों में जाएंगे, या जो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे वो अपने अपने स्टेट्स में मौजूद रहेंगे। तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि अगले हफ्ते के शुरुआती 2-3 दिनों के दौरान कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान होगा। हालांकि चर्चा ये भी है कि क्या कल ऐलान कर दिया जाएगा या रविवार को ऐलान कर दिया जाएगा, तो उसकी संभावना आज की तारीख में मुझे थोड़ा सा जो है मुश्किल लग रही है। लेकिन ये अंतिम फैसला केंद्रीय चुनाव आयोग का होगा और आज होने वाली बैठक के बाद में लगभग जैसे ही ये बैठक खत्म होगी, केंद्रीय चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो मिलेंगे और अपनी रणनीति पर जो है चर्चा करेंगे। तो आप नजर बनाकर रखिएगा, बहुत मुमकिन है सूत्रों के हवाले से आज ये जानकारी मिल जाए कि आखिरकार चुनाव आयोग की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा वो कब होनी है। आज ऑब्जर्वर्स की बैठक है, मतलब कुल मिलाकर फाइनलाइज एक तरीके से चुनाव आयोग कर लेगा किस राज्य में कितने चरणों में कब चुनाव कराए जाएंगे और फिर नतीजों का दिन क्या होगा। एनसीपी में पार्टी सिंबल को लेकर चल रही लड़ाई पर आज केंद्रीय चुनाव आयोग में अहम सुनवाई होनी है और इस दौरान शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट, मतलब चाचा का गुट और भतीजे का गुट, दोनों चुनाव आयोग के सामने अपना अपना पक्ष रखेंगे। पार्टी और सिंबल पर किसका अधिकार होगा, इसी को लेकर सुनवाई होगी। क्यों किसी गुट को पार्टी का अधिकारी और सिंबल मिलना चाहिए, इस पर दोनों पक्ष अपनी बात केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने रखेंगे। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि असली एनसीपी कौन सी, इसको लेकर चुनाव आयोग फैसला कर सकता है। इससे जुड़े दस्तावेज चुनाव आयोग के सामने रखे जाएंगे। हालांकि अभी तक दोनों ही पक्षों की तरफ से बार बार इस बात को दोहराया जाता है कि एनसीपी में कोई टूट नहीं हुई है, एनसीपी में हम ही हैं असली एनसीपी। लड़ाई बड़ी है, अब सवाल ये कि वो चुनावी सिंबल घड़ी वो किसकी है। 2 जुलाई को अजीत पवार की बगावत शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। अजीत पवार आप जानते हैं, अजीत पवार शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बन गए और यहीं से आर पार चाचा और भतीजे के बीच इसी को चिट्ठी में अजीत ने किया 53 में से 40 विधायकों के समर्थन का दावा। शरद पवार गुट ने खुद को असली एनसीपी बताया था। चुनाव आयोग में नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर अब फैसला होना है और इसी को लेकर दोनों गुट अपनी अपनी दावेदारी चुनाव आयोग के सामने रखेंगे। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं अंकित गुप्ता से, आज दोनों पक्ष जो हैं, दोनों गुट जो हैं, वो अपनी अपनी बात चुनाव आयोग के सामने रखेंगे। फैसला भी आज ही हो जाएगा या कुछ वक्त लग सकता है?
तो ना हम ये कह सकते हैं कि आज से एक तरह से औपचारिक तौर पर शुरुआत हो रही है, क्योंकि इससे पहले जब दोनों पक्ष चुनाव आयोग पहुंचे थे, चुनाव आयोग की तरफ से उनसे दस्तावेज देने को कहा गया था। दोनों ही पक्षों ने अपने अपनी तरफ से दस्तावेज सबमिट करवा दिए और ये बताने की कोशिश की कि देखिए असली जो एनसीपी है वो उनकी है, जो चुनाव चिन्ह है उस पर उनका अधिकार है। लेकिन अब जब केंद्रीय चुनाव आयोग में आज सुनवाई होगी तो दोनों पक्षों के प्रतिनिधि वहां पर पहुंचेंगे और अपनी दलीलें सामने रखेंगे। लेकिन हमको यह भी गौर करना होगा कि अभी पिछले साल ही शिवसेना का मामला भी केंद्रीय चुनाव आयोग के सामने आया था और शिवसेना मामले में भी दो गुट बने थे, एक उद्धव गुट, एक जो है शिंदे गुट। तो केंद्रीय चुनाव आयोग का जो फैसला था उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो ये थी कि किसके पक्ष में कितनी आबादी के जो है विधायक या सांसद शामिल है, और वो एक अहम फैक्टर था। उस लिहाज से देखें तो अजीत पवार का पलड़ा थोड़ा सा भारी जरूर नजर आ रहा है, लेकिन सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है, इसके अलावा भी तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के केंद्रीय चुनाव आयोग सुनवाई करेगा। और ऐसे में आज की सुनवाई जब शुरू होगी तो उसके बाद में मुमकिन है चुनाव आयोग के कुछ और सवाल होंगे जिनका जवाब देने के लिए उनको अगली तारीख। इस तमाम जानकारी के लिए तो किसकी घड़ी ये लड़ाई बढ़ी और बहुत मुमकिन, जैसा कि अंकित गुप्ता बता रहे थे कि इस मामले में अभी दोनों पक्षों की तरफ से कुछ और जानकारियां चुनाव आयोग की तरफ से ली जाएं। ऐसे में सिर्फ आज की सुनवाई के बाद लगता नहीं कि फैसला सामने आ जाएगा।